हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू प्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो फॉलो मी। Concentration of solution can be expressed by many ways. First of all, we will discuss about the mass percentage. So what is the mass percentage? Percentage का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ 100 पार्ट में कितना है, उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। यानी अगर सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है तो 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है, यानी 100 ग्राम में सॉल्यूट का कितना पार्ट है और 100 ग्राम में सॉल्वेंट का कितना पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे? मास परसेंटेज कहेंगे। तो मास परसेंटेज निकालते हैं हम कैसे? यूनिटरी मेथड है, 100 में इतना तो 1 में कितना, इस तरह से निकालते हैं किसी भी चीज़ में। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में इतना है तो एक पार्ट में कितना है, तो 100 पार्ट में कितना होगा। इससे क्या, जैसे आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, कोई भी चीज़ दिया गया कि इतने में इतना है, इतने में इतना है, तो 1 में कितना होगा, तो 100 में कितना होगा, दैट इज द मास परसेंटेज। तो उसी से ये फॉर्मूला यूनिटरी मेथड से निकला है। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 2 इज द मास ऑफ सॉल्यूट 2। सॉल्यूट मतलब हम सॉल्यूट को कंपोनेंट 2 मान रहे हैं, है ना। आपको बताया था कल कि जब हम सबसे पहले पानी लेते हैं तो वो सॉल्वेंट हुआ, सॉल्वेंट कंपोनेंट 1 और सॉल्यूट कंपोनेंट 2। तो यहाँ पे हम सॉल्यूट को कंपोनेंट 2 मान रहे हैं। सो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 2, 2 मतलब सॉल्यूट, सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब कल हमने आपको सिंबल बताए थे कि मास ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो W2 से या M2 से। तो हमने यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट की जगह रख दिया W2। और मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन का मास क्या होता है? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो नीचे क्या हो गया, W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 इंटू 100। So this is the mass percentage of solute यानी component 2. Then mass percentage of component 1 that is solvent. Component 1 मतलब solvent. Solvent का mass percentage क्या होगा? 100 minus mass percentage of component 2. तो 100 minus mass percentage of solute. Component 2 मतलब solute. अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करें फिर यहाँ भी उतना ही मल्टीप्लिकेशन करें। हम सीधे सीधे 100 में से अगर इसको घटा देंगे तो हो जाएगा। नहीं तो हम ऐसा कर सकते थे कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। लेकिन यहाँ भी इतना लेंगी, मतलब जो भी है बड़ा है ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ भी उतना कैलकुलेशन करो। तो बुद्धिमानी के काहे में है? बुद्धिमानी इसमें है कि हम 100 में से सीधा इसको घटा देंगे तो ये कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? मास परसेंटेज सॉल्यूट का हमने निकाला या सॉल्वेंट का किसी एक कंपोनेंट का निकाल लिया, दूसरे कंपोनेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो दूसरे कंपोनेंट का आ जाएगा। यानी अगर हमने सॉल्यूट का निकाला है तो फिर सॉल्वेंट के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्वेंट का हम नॉर्मली 100 माइनस सॉल्यूट का मास परसेंटेज करेंगे तो हो जाएगा। अब समझिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि आपको 15% ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया गया है, कोई भी सॉल्यूशन है तो 15% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है या 15% सॉल्यूशन ऑफ शुगर है या 10% सॉल्यूशन, ऐसे कुछ भी परसेंटेज में जब दिया जाता है तो उसका मीनिंग आप कैसे समझेंगे? न्यूमेरिकल में अगर आपने उसका पोस्टमार्टम सही तरीके से कर लिया तो आपका आंसर बहुत जल्दी इजीली आ जाएगा। सो 15% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मीन्स टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। परसेंट, परसेंट मतलब प्रति 100 हिस्से में इतना है, प्रति 100 हिस्से में इतना है, किसके में? 15% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। परसेंट सॉल्यूशन मतलब प्रति 100 में 15 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। परसेंट का मतलब हुआ प्रति 100 में, प्रति 100 में, पर 100 ग्राम। ठीक है ना। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 15% है, मतलब 100 में 15 ग्राम सॉल्यूट है। तो बचा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? 100 माइनस 15 दैट इज 65 ग्राम। अब आप समझिए, अगर आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ कोई वैल्यू मिला इस तरह से कि 15% सॉल्यूशन, किसी का भी सॉल्यूट का नाम लिखा है कि 15%, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। वहाँ पर आप तुरंत एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि 15 सॉल्यूट का मास दिया गया है और 100 सॉल्यूशन का मास हम लेंगे और जो सॉल्वेंट का मास है उसमें 100 माइनस 15 करके सॉल्वेंट का मास, मतलब इतना पढ़ करके आप 3 वैल्यू को निकाल सकते हैं। और एक क्या दिया गया है, इसी लाइन में आपको ग्लूकोज का नाम दिया गया है। जहाँ पे भी आप नाम पढ़ेंगे सब्सटेंस का, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको मोलर मास दिया गया है।
नाम पता है अगर आपको सॉल्यूट का, मतलब आपको उसका मोलर मास पता है, क्योंकि 9th में मोलर मास कैलकुलेट करना सिखाया जाता है। तो ये इनडायरेक्टली आपको इसका मोलर मास भी दिया गया है। अगर यहीं पे एक्वस सॉल्यूशन लिखा है तो पानी में सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट दूसरा पानी भी बताया गया है, और पानी का भी एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का भी मोलर मास दिया गया है, यानी m1 भी दिया गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इनडायरेक्टली दी जाती हैं, आपको एनालिसिस करना होता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और उसमें से समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है फॉर कैलकुलेशंस। देन नेक्स्ट कम टू द वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम वी वाई भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जो हम सॉल्यूशन, जिसकी हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन को हम सॉल्यूट भी ग्राम में लेंगे। डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, मास मतलब ग्राम, तो सॉल्यूट भी हम ग्राम में लेंगे। और डब्ल्यू ये जो नीचे वाला है, इसका मतलब यहाँ आप क्या ले रहे थे, मास ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है सॉल्यूट का मास भी ग्राम में लेंगे और सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में लेंगे। तो जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, ये वाला रिप्रेजेंटेशन कहलाता है मास बाय मास परसेंटेज, या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, शॉर्ट में उसको कहेंगे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। सिंपली कहेंगे मास बाई मास या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, एक ही बात है। तो शॉर्ट में उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। ये एक तरीका हुआ कंसंट्रेशन के रिप्रेजेंटेशन का। दूसरा तरीका कंसंट्रेशन के रिप्रेजेंटेशन का ये हुआ वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज वी बाई वी। देख, वी बाई वी परसेंटेज, वी बाई वी परसेंटेज से मतलब क्या हुआ आपका कि हम सॉल्यूट का मास भी लेंगे, मतलब अब यहाँ पे वी बाई वी मास नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो या फिर इसको हम ऐसे पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट का भी वॉल्यूम, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम, सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 2 निकालना हुआ हमें, तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इनटू 100, ठीक है ना। या V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, V1 प्लस V2। V2 मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम, V1 प्लस V1 सॉल्वेंट का वॉल्यूम, और V2 यानी ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बन गया। सिंबल्स में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख देंगे, पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 2 क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कंपोनेंट 2 का वॉल्यूम क्या है, V2, और V1 है मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, दोनों कंपोनेंट का वॉल्यूम यानी V1 प्लस V2 इंटू 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज क्या हुआ, पहले की तरह 100 माइनस वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 2, या फिर 100 माइनस वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इस केस में भी हम वॉल्यूम इसके लिए निकाल सकते थे, काय के लिए, फॉर्मूला निकाल सकते थे वॉल्यूम परसेंटेज किसका, ये कंपोनेंट 1 का फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 1 इज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यानी V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते थे, लेकिन हम क्यों कैलकुलेशन करेंगे, जब हम यहाँ कैलकुलेशन कर चुके हैं तो यहाँ सीधा सीधा 100 में से घटा देंगे, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई और आपको दिया गया है कि आप सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालें, तो आप डायरेक्ट सॉल्वेंट का निकाल दीजिए फार्मूला लगा के। फिर ऐसा नहीं करेंगे कि पूछा सॉल्वेंट का गया है तो आप पहले सॉल्यूट का निकालेंगे, फिर 100 में से सॉल्वेंट का माइनस करेंगे, वो ये 100 में से सॉल्यूट का माइनस करके सॉल्वेंट का निकालेंगे, फिर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ भी देखिए 10% V बाई वी सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल दिया गया आपको, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10% V बाई वी सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल है और इसमें ऐसा 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 कुछ भी उसके बारे में दिया गया है। अब आप उस क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे कि 10% V बाई वी, V बाई वी देखा आपने तो आप समझेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लिया गया है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लिया गया है। परसेंट का मतलब क्या हुआ, प्रति 100 में, यानी 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml क्या है, सॉल्यूट है,
10% का मतलब क्या हुआ, 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ml सॉल्यूट है। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, अल्कोहल है, तो 100 ml यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 100 ml हो गया। वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना हो गया, 10 ml हो गया। एंड देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 100 माइनस 10 दैट इज 90 ml हो गया। इस तरह से हम पूरा मास परसेंटेज निकालते हैं। और भी तरीके हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यानी मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, ऊपर यानी जो भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट ले रहे हैं वो ग्राम में होगा और टोटल नीचे अपॉन में क्या होगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट का मास परसेंट है ये रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे। ये आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स अभी 12th में यहाँ से नहीं मिलेंगे। ये आपके ज़्यादातर कॉमनली दिस यूनिट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन। मेडिसिन में ये यूनिट ज़्यादा यूज़ होती है और अभी के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। सो इंडिकेट्स क्या, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि पर 100 ml में कितना ग्राम प्रेजेंट है, ये इंडिकेट करती है। और बाकी इससे कुछ आपको खास लेना देना नहीं है। नेक्स्ट कम टू द पार्ट्स पर मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है A+ ग्रेड का। उधर मास बाय मास परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है A+ ग्रेड का, और V बाई वी बी ग्रेड का मान लो उसको, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। W/W A++ ग्रेड का है, और ऐसा ही ये A++ ग्रेड का ये वाला है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे परसेंटेज में हम क्या निकालते थे, पर 100 ग्राम में कितना है, वैसे ही पर मिलियन में हम क्या निकालेंगे, पर 100 पार्ट्स पर 10⁶ पार्ट में, मतलब मिलियन पार्ट में कितना है कोई भी सॉल्यूट। या तो ये हम कब निकालते हैं, ये तो सिर्फ सॉल्यूट जब ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है। ट्रेसेस मतलब बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में जब सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तब हम इसको ppm को निकालते हैं, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे सिंपल है, जैसे आप 100 के लिए निकालते थे वैसे ही 10⁶ के लिए निकालेंगे कि टोटल में इतना है तो एक में कितना होगा, तो 10⁶ में कितना होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 10⁶ है ना, मिलियन मतलब 10⁶ में कितना है, ठीक है। तो ये हुआ ppm, यानी शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ppm। ppm निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 10⁶, ठीक है। जैसे बिल्कुल सेम टू सेम लाइक परसेंटेज। बस ये ध्यान रखना है कब यूज़ होगा, ये जब बहुत ही ट्रेसेस में होता है, यानी कि जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर कितना है, तो ऑक्सीजन इतना ज़्यादा डिसॉल्व नहीं है कि हम बहुत उसमें निकालेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन में आएगा। या जैसे लेड है, नाइट्रेट है, कोई आयन है डिसॉल्व इन वाटर कितना है, तो ऐसी जो चीज़ें ट्रेसेस में होती हैं उन्हीं के लिए हम इसको यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन को। द नेक्स्ट वन इज द मोल फ्रैक्शन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों सॉल्यूशन का, आत्मा समझ लीजिए आप इसको। तो ये मोल फ्रैक्शन बहुत A+ ग्रेड का इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन होता क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन इज ऑफ कंपोनेंट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। या हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles present in the solution is called as mole fraction. मोल फ्रैक्शन ऐसे न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, डेफिनेशन में भी पूछा जा सकता है। सो 11th में आपने पढ़ भी रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है तो आप इसको लिख लीजिए ध्यान से। क्या हो गया मोल फ्रैक्शन, देखिए इसी से बनाइए डेफिनेशन। रेशियो ऑफ, रेशियो हो ना, रेशियो है ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी अगर सॉल्यूट का निकाल रहे हो तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द मोल फ्रैक्शन। देन नाउ कम टू द मोल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। कैसे हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास देखिए ये फॉर्मूला है। जैसे सपोज हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, सॉल्यूट मतलब X2, X2 से डिनोट करेंगे, मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट करते हैं कॉमनली। अगर वो सॉल्यूट सॉल्वेंट ऐसे कुछ नहीं है तो हम उसको X से डिनोट करेंगे। अगर पर्टिकुलर हम कह रहे हैं कि सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट को हम X2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो X2 हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस
सॉल्यूट, क्योंकि आप बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हो यानी उसमें 2 ही कंपोनेंट है उस हिसाब से। तो 2 कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, एक सॉल्यूट का है और एक सॉल्वेंट का है। तो जब आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास भी रख सकते हैं। सपोज कहा गया 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ पानी। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और पानी दोनों का निकालने के लिए दे दिया गया, तो हम कैसे निकालेंगे? जब हमें किसी सब्सटेंस का मास दिया गया है और मोलर नाम दिया गया है, तो नाम दिया गया है इनडायरेक्टली मोलर मास दिया गया है, यानी m1 या m2 दिया गया है। जैसे पानी का नाम दिया गया मतलब पानी का m1 दिया गया है, और ग्लूकोज का नाम दिया गया मतलब ग्लूकोज के लिए m2 दिया गया है। 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मतलब सॉल्यूट का 50 ग्राम। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए हैं तो हम वहाँ पे n2 अपॉन n1 की जगह क्या रख सकते हैं, W2 अपॉन M2, W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चे, मैथ वाले बच्चे होते हैं ना तो बहुत उत्साह में रहते हैं कैलकुलेशन करने के में, तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ पर इन दोनों टर्म का एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। ऐसा मत करना, पूरा रायता फैल जाएगा। हाँ कर सकते हो, आपका कैलकुलेशन आप कहोगे कि हमारा इस मेथड से और उस मेथड से, दोनों मेथड से सही आएगा, आ जाता है, लेकिन उसमें रायता ज़्यादा फैलता है। तो बच्चों मेरी सलाह ये है, बाकी तो आप अपनी मर्जी से ही करेंगे, पर मेरी सलाह ये है कि आपको क्या करना है, ये ऊपर का टर्म पॉइंट में निकाल लीजिए, ये टर्म पॉइंट में निकाल लीजिए, ये पॉइंट पॉइंट में आएंगे दोनों टर्म, यही वाली वैल्यू यहाँ रिपीट होगी। तो आप इसको पॉइंट में निकालिए, फिर इसको पॉइंट में यहाँ जोड़िए और फिर इसमें इन दोनों का टोटल करके भाग दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय यहाँ पे आप इन दोनों का एलसीएम लेकर के फिर कैलकुलेट करें। इस बात का ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नाउ कम टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, जैसे सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था वैसे ही आप सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बना सकते हो, यानी n1 अपॉन n1 प्लस n2। और n1 की जगह भी जैसे यहाँ लिखा था W2 अपॉन M2, तो यहाँ लिख सकते हो W1 अपॉन M1 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। लेकिन बच्चों मैं क्या बता रही हूँ आपको, एक निकाल लिया, अगर आपने x2 निकाल लिया तो x1 क्या होगा, x1 होगा 1 माइनस x2, यानी जो x1 और x2 होते हैं दोनों का टोटल 1 होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, हमने एक में से उसके टुकड़े किए, तो जब सारे टुकड़ों को मिलाएंगे तो वो क्या बना, 1 बन जाएगा। तो वही है मोल फ्रैक्शन, जब दोनों के मोल को मिलाएंगे तो वो टोटल 1 के बराबर होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, सपोज एक एप्पल है, आधा हमने इसको दे दिया आधा इसको दे दिया, मतलब उसका एप्पल का, एक एप्पल था, एप्पल का 1/2 इसे दिया, 1/2 इसे दिया। अब जब दोनों का मिला करके हम जोड़ देंगे, उसका भी एप्पल ले लिया इसका भी एप्पल ले लिया, दोनों हिस्से जोड़ेंगे तो अगेन फिर क्या हुआ, फिर से वो 1 के बराबर होगा। हमने इसको 1/4 दिया, इसको 1/3 दिया, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो बराबर होगा। सारे हमने टुकड़े कर दिए किसी भी चीज़ के, और जब सारे टुकड़ों फ्रैक्शंस को हम जोड़ेंगे तो दैट फ्रैक्शन विल बी सेम, मतलब 1 के बराबर होगा। तो x1 और x2 हमेशा विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1। अगर इसमें ज़्यादा फ्रैक्शन भी हो सकते थे, सपोज 1/3 हमने इसको दिया, 1/3 उसको दिया, 1/3 उसको दिया, 1/3 दिया हमने, तो हम ज़्यादा लोगों को भी बांट सकते थे, लेकिन उसमें क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास केवल 2 ही हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। अगर ज़्यादा कंपोनेंट होते तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जितने भी एंड सो ऑन xn सब मिलाकर के 1 के बराबर होते, लेकिन हम तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने फॉर्मूले में केवल x1 प्लस x2 रखा है। ठीक है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला नॉर्मली बनाते हैं, तो अगर कंपोनेंट ज़्यादा होते तो हम यहीं पे बोलते कि n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 जितने कंपोनेंट होंगे उन सब का टोटल सॉल्यूशन का वो नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन आपको इन जनरल बता दिया है, एक्चुअल में
आपको तो बाइनरी सॉल्यूशन से ही मतलब है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट दो और इम्पोर्टेंट टर्म रह गए हैं कंसंट्रेशन के, मोलैरिटी और मोलैलिटी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ए प्लस ग्रेड के। तो हमारा ये मोल फ्रैक्शन वाला टर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आप मोलैरिटी मोलैलिटी पढ़ेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दूसरा पढ़ते हैं, मोलैरिटी। तो बच्चों कंसंट्रेशन के दूसरे टर्म है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी भी और मोलैलिटी भी। यहाँ इनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में, तो बहुत ध्यान से सब जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, खास तौर से मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। बहुत जितने अच्छे से डेफिनेशन आपने याद की होगी और डाइजेस्ट की होगी, केवल एक रटने वाली बात नहीं है, रटना नहीं है, उसको समझना है, उसमें क्या चीज़ समझनी है वो देखिए ध्यान से। हाँ, मोल फ्रैक्शन तो अब मैंने बता दिया आपको। इसमें देखिए मोलैरिटी है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब ये मोलैरिटी, RITY, मोलैरिटी टर्म है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और जो मोलर मास हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिनोट करते हैं वो भी कैपिटल एम से, लेकिन उसके लिए क्या है, सॉल्वेंट का है तो M1 और सॉल्यूट का है तो M2। और मोलैरिटी के लिए हम कहीं पे इस टर्म को यूज कर रहे हैं तो मोलैरिटी का सिंबल क्या है, कैपिटल M। अब डेफिनेशन आइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये ध्यान रखें, डेफिनेशन की जो पूंछ है, पूंछ को बहुत अच्छे से याद करिए, ठीक है। अगर आपने ऐसे सिंपली रट लिया और ध्यान नहीं दिया तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे उस समय अगर ये पूंछ आपने बहुत अच्छे से याद नहीं की हुई होगी तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न आएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में देख लेना, चलो मैं बाद में बताऊंगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पूंछ है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यानी मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स किसी भी चीज़ के प्रेजेंट है उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको जब तक डेफिनेशन याद नहीं है तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर आपको डेफिनेशन ये सही तरीका पता है तो आप इमीडिएट क्वेश्चन को एनालिसिस करके आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मोलैरिटी M इक्वल टू होता है N2/V इन लीटर, और N2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे लिख सकते हैं, W2/M2 यानी मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। N2 की जगह हम लिख सकते हैं W2/M2 इंटू V लीटर में है। ये ध्यान रखिए, जब भी आप ये फॉर्मूले अप्लाई करें, फॉर्मूले के साथ में ये जरूर लिखें, लीटर है, मिली लीटर है, क्या है, और उसके बाद ही वैल्यू पुटअप करें, हर बार लिखें। तो इस फॉर्म में कभी कभी फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला ज़्यादातर यूज होगा इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कभी जब टेढ़ा क्वेश्चन आता है ना तब उस टेढ़े क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मूला ही मदद देगा। तो ध्यान रखिए, ये सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से डिराइव्ड हैं, बने हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। N2 की जगह अगर आप W2/M2 रख देंगे तो W2/M2 इंटू 1/V लीटर हो जाएगा। और अगर मान लो हमें लीटर में वॉल्यूम दिया नहीं गया है, सॉल्यूशन का ml में दिया गया है, तो हमें जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में बदलना पड़ेगा। तो ml को लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई कर ये डिवाइड करते हैं, ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ml/1000 करेंगे तो ये लीटर में बदल गया। अब ये 1000 पलट कर के ऊपर पहुंच जाता है तो फॉर्मूला ये हो गया। यानी जब हम फॉर्मूले में ml में रख रहे हैं, मिलीलीटर में वॉल्यूम रख रहे हैं, तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करने से ऑटोमेटिकली ये वैल्यू VML काय में बदल गया, लीटर में बदल गया। डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि ऊपर रख दिया आप, मतलब ऊपर के मल्टीप्लाई कर दिया आपने ml से लीटर में बदलने के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको ये स्टेप भी दिखाया है कि जब हम ml को लीटर में बदलेंगे तो ml/1000 तो लीटर होता है। जब ये संख्या पलट जाएगी तो 1000 ऊपर चला जाएगा, VML
नीचे रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये फॉर्मूला बन गया m = W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू 1000 अपॉन V इन ml। हर बार बोलेंगे भी और V इन ml ऐसा लिखेंगे भी, 1000 अपॉन V इन ml। अगर ऐसा लिख रहे हैं N2 अपॉन V इन लीटर, ऐसा लिख रहे हैं तो W2 अपॉन M2 इंटू 1000 बाई V इन लीटर, ऐसा लिखेंगे। ठीक है। अब ये देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सॉल्यूशन का मास नहीं, ये वॉल्यूम नहीं दिया जाता है, वॉल्यूम दिया नहीं गया और हमसे मोलैरिटी पूछी जाती है। उस कंडीशन में हमें क्या दिया जाता है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इतना है और सॉल्यूशन मतलब जैसे हमें दिया गया 13% HNO3 सॉल्यूशन, ऐसे दिया गया तो आपने निकाल लिया W2 यानी सॉल्यूट का मास इतना है, सॉल्वेंट का मास निकाल लिया 100 माइनस इतना है। फिर आपसे कह दिया गया डेंसिटी इतनी है और बताइए इसका मोलैरिटी कैलकुलेट करिए। तो बच्चों कन्फ्यूज़न ये आ जाता है कि वॉल्यूम इसमें नहीं दिया गया, वॉल्यूम क्या लेंगे, वॉल्यूम नहीं दिया गया है। लेकिन आप ध्यान दीजिए 13%, परसेंट का मतलब टोटल सॉल्यूशन का मास दिया गया है 100 ग्राम, तो यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, यानी ये m 100 ग्राम हो गया और डेंसिटी दी गई है तो v की जगह हम m और d ऐसे रख करके, क्योंकि v इक्वल टू होता है m अपॉन डी, तो यहाँ v की जगह जब हम m अपॉन डी रखेंगे तो m नीचे रह जाएगा, d पर पहुँच जाएगा, यानी ये फॉर्मूला बन जाता है कि ये फॉर्मूला भी ए प्लस ग्रेड का इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी ए प्लस ग्रेड का इम्पोर्टेंट है और ये तो आप 9th से पढ़ते ही आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट तो ये भी है। ठीक है। तो मोलैरिटी बहुत अच्छे से, क्योंकि आगे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उनमें भी मोलैरिटी और मोलैलिटी का उपयोग है। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी LITY, थोड़ा ही शांता है, आप तुरंत ऐसे बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन से समझ नहीं पाएंगे। इनकी पूंछ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मोलैलिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मैंने क्या बोला, दोनों डेफिनेशन में पूछें बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी पीछे का पार्ट ये बहुत ध्यान से आपको याद करना है, डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी। और 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। डिफरेंस है दोनों में, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है। तो देखिए मोलैलिटी के लिए हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसके एक्सप्रेशन में स्मॉल m, मोलैलिटी मतलब स्मॉल m इक्वल टू N2 अपॉन W1 इन किलोग्राम। ठीक है। अब वही चीज़ आ गई, N2 की जगह आप क्या रख सकते हो, W2 बाई M2 रख सकते हो इंटू 1 अपॉन W1 इन किलोग्राम, मतलब N2 को आपने रिप्लेस किया W2 अपॉन M2 से, किलोग्राम वही का वही है। अगर कभी कभी ज़्यादातर तो ग्राम में ही दिया जाता है सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में दिया गया है तो जैसे इसमें बदला था हमने ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या होगा, W1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000। तो इसको हम जब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो यहाँ पे ग्राम और ये 100 1000 ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला ये हो गया स्मॉल m इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इन ग्राम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब हम मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को कंसीडर कर रहे हैं फॉर सॉल्यूशन, तो इन दोनों में विच टर्म विल बी प्रेफर्ड, मोलैरिटी को आप प्रेफर करेंगे या मोलैलिटी को प्रेफर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों अगर कहीं वॉल्यूम टर्म है, जैसे यहाँ पर टर्म वॉल्यूम नीचे आ रहा था, तो वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के साथ घटता बढ़ता है। वॉल्यूम सपोज आपने किसी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बना के रखा, सुबह सुबह सर्दियों में बना के रखा और दोपहर में धूप निकल आई तो दोपहर तक उसका कंसंट्रेशन बदल जाएगा, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो यह आपने दोपहर में बनाया और रात में आप प्रैक्टिकल करने के लिए आए तो दोपहर में तो धूप निकली हुई थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, लेकिन जब रात हो गई तो टेम्परेचर कम हो गया,
टेम्परेचर कम हो गया मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हुआ तो उसकी मोलैरिटी बढ़ जाएगी, जिस मोलैरिटी का आपने बनाया था उससे ज़्यादा मोलैरिटी का हो जाएगा। तो इसीलिए हम जब भी कंसंट्रेशन टर्म्स को या सॉल्यूशंस के लिए हम डिस्कस करते हैं या कोई प्रैक्टिकल करते हैं या कंसीडर करते हैं, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलैरिटी और मोलैलिटी में मोलैलिटी इज मोर प्रेफर्ड, क्योंकि मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो किलोग्राम है वो तो टेम्परेचर के साथ बदलेगा नहीं, यानी मास टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ बदल जाता है। इसीलिए ड्यूरिंग सॉल्यूशंस if we have to choose molarity and molality, then term molality is preferred because molality depends on number of moles per kilogram of solvent, while molarity depends on number of moles per 1 liter of the या per liter of the solution. So volume increase or decrease with temperature. तो यहीं पर ये important note हो गया कि कौन सा, मोलैलिटी is preferred then molarity, while we considering the solution. Reason as volume increase or decrease with temperature, but mass not. इसलिए हम किसको प्रीफर करेंगे, हम प्रीफर करेंगे मोलैलिटी को। ठीक है, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टर्न पर लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस इन कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड।